हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी विद सीमा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम लोग समानता के ऊपर पार्ट 2 के साथ हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिए और सबसे पहले उसे देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो आज की अपनी इस चर्चा को जारी करते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने कहाँ पर वीडियो को एंड किया था? हमने एंड किया था इस स्लाइड के साथ कि समानता किस चीज़ की होनी चाहिए। तो इस पर हमने बात की थी कि अमर्त्य सेन ने अपने लेख इक्वालिटी ऑफ वर्ड्स में समानता से संबंधित विभिन्न विचारों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया था। और वो 3 वर्ग थे: कल्याण की समानता, संसाधनों की समानता और सामर्थ्य की समानता। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी चर्चा को जारी करते हैं। तो सबसे पहले कल्याण की समानता पर चर्चा करते हैं। इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर, इनका क्या मानना है कि सभी व्यक्तियों में कल्याण की समानता होनी चाहिए। और यह जो सिद्धांत है कल्याण की समानता, इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर, ये किससे जुड़ा हुआ है? उपयोगितावादियों से, यूटिलिटेरियन से। और जो ये उपयोगितावादी है इन्हें भी हम लोग कल्याण की समानता के संबंध में विचारों के आधार पर शास्त्रीय और समकालीन में बांटते हैं। शास्त्रीय के अंतर्गत आपके विचारक हैं बेंथम और समकालीन उपयोगितावाद के अंतर्गत हैं जे.एस. मिल। बेंथम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सुख प्राप्त है या नहीं, या कोई व्यक्ति सुखी है या नहीं, इसकी गणना किस आधार पर की जाती है कि उसे दर्द की तुलना में या कष्ट की तुलना में कितना आनंद प्राप्त है। इस आधार पर हम लोग यह निर्धारित करते हैं कि वह व्यक्ति सुखी है या नहीं। वहीं जो समकालीन उपयोगितावाद है वह ये मानता है कि कोई व्यक्ति खुश है या नहीं या सुखी है या नहीं, यह इस बात से निर्धारित होता है कि उसकी इच्छाएं या वरीयताएं संतुष्ट होती हैं या नहीं। यदि कोई व्यक्ति साइकिल से ही संतुष्टि प्राप्त कर रहा है तो इसका मतलब है कि वह अपने जीवन में संतुष्ट है यानी सुखी है। हर व्यक्ति का समान रूप से कल्याण करना उपयोगितावाद का लक्ष्य है। यह परिणामवाद की अवधारणा में विश्वास करता है। नेक्स्ट है आपका संसाधनों की समानता यानी इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इससे कौन जुड़े हुए हैं? इससे मुख्य तौर पे जुड़े हुए हैं आपके रोनाल्ड डॉर्किन और इनके अलावा जुड़े हुए हैं जॉन रॉल्स, एरिक रोकोवस्की। तो ये तीनों ही विचारक इस अवधारणा से जुड़े हुए हैं संसाधनों की समानता से। जॉन रॉल्स, रोनाल्ड डॉर्किन, एरिक रोकोवस्की। तो आपको ये याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आता है कि संसाधनों की समानता से कौन कौन से विचारक जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जॉन रॉल्स, रोनाल्ड डॉर्किन और एरिक रोकोवस्की। डॉर्किन का क्या मानना है कि संसाधनों की समानता का अर्थ यह है कि जब एक वितरण योजना लोगों को समान मानते हुए संसाधनों का वितरण या हस्तांतरण करती है तो आगे के संसाधनों का कोई भी हस्तांतरण लोगों के हिस्से को ज़्यादा समान बनाएगा। लेकिन इसी जगह यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि किन परिस्थितियों में संसाधनों की समानता हासिल की जा सकती है। तो जो रोनाल्ड डॉर्किन है वो क्या मानते हैं कि सबसे पहले हमें लोगों को समान मानते हुए संसाधनों का वितरण करना है और आगे का कोई भी वितरण इस हिस्से को और ज़्यादा समान बनाएगा। डॉर्किन इस संदर्भ में द्विस्तरीय प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। 2 स्तरीय प्रक्रिया के बारे में बताते हैं वो कि कैसे इस संसाधनों की समानता को प्राप्त किया जा सकता है। और वो 2 स्तरीय प्रक्रिया क्या है? पहला है महत्वाकांक्षी संवेदी नीलामी और दूसरा है बीमा योजना यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी। तो क्या है ये महत्वाकांक्षा संवेदी नीलामी? इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके बारे में उन्होंने एक काल्पनिक उदाहरण या कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है।
डॉर्किन ने संसाधन समतावादी संकल्पना में पहले विकल्प की उपलब्धता को आवश्यक बताया है। इसके लिए वे एक सुनसान टापू पर एक समान प्रतिभाशाली व्यक्तियों के बीच वहां के संसाधनों के बंटवारे का उदाहरण देते हैं और वे कहते हैं कि यदि सभी व्यक्तियों को 100 क्लेम सेल्स, जो कि एक मुद्रा है, देकर एक प्रतियोगी बाजार की तरह नीलामी प्रक्रिया को अपनाई जाए तो सभी व्यक्ति वहां उपलब्ध संसाधनों पर अपनी वरीयताओं के मुताबिक बोली लगाएंगे। ठीक है, वो बोलते हैं कि जब मान लीजिए कि हम सभी कुछ लोग कहीं जा रहे थे नाव के माध्यम से और वहां पर एक सुनसान टापू पर हमारा वह नाव खराब हो जाता है, तो ऐसे में उस सुनसान टापू पर जितने भी संसाधन हैं उन सभी संसाधनों को व्यक्ति को समान और प्रतिभाशाली मानकर सभी में उसका समान वितरण किया जाएगा और इसके लिए सभी व्यक्तियों को 100 क्लेम सेल्स, यानी एक तरह की मुद्रा है ये, 100 क्लेम सेल्स सभी को दिए गए और वे अपनी इच्छानुसार और अपनी वरीयताओं के मुताबिक इन संसाधनों के लिए बोली लगाएंगे और एक व्यक्ति निर्धारित किया जाएगा जो इन संसाधनों को समान रूप से इन व्यक्तियों में बांटेगा। और क्योंकि ये लोग अपनी वरीयताओं और इच्छाओं के मुताबिक इन संसाधनों के लिए बोली लगा रहे हैं, इसलिए वो सभी संतुष्ट होंगे। ठीक है, और लास्ट में ये ईर्ष्या परीक्षण किया जाएगा कि ये सभी लोग अपने अपने संसाधनों से संतुष्ट हैं या नहीं। अगर ये सभी लोग अपने अपने संसाधनों से संतुष्ट हैं तो इसका मतलब होगा कि संसाधनों का समान रूप से वितरण हुआ है। लेकिन फिर ये तो थी पहली स्थिति, लेकिन बाद में डॉर्किन क्या कहते हैं कि जो हमने पीछे माना कि सभी के पास समान प्रतिभा है, यह वास्तविक जीवन में सत्य नहीं हो सकती है, क्योंकि इन लोगों में से कुछ लोग विकलांग या शारीरिक रूप से अक्षम भी हो सकते हैं, कोई अपाहिज हो सकता है, तो अगर उसको भी 100 क्लेम सेल्स दिए जाते हैं और एक स्वस्थ व्यक्ति को भी 100 क्लेम सेल्स दिए जाते हैं, तो ऐसे में तो जो ये अपंग व्यक्ति है, जो शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति है, उसके ये 100 क्लेम सेल्स हो सकता है कि उसके शारीरिक रूप से ठीक होने में ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए इस तरह के अपंग व्यक्तियों को कुछ मुआवजा देना, यानी कुछ बीमा पॉलिसीज़ को, जिसको कहते हैं डॉर्किन, देना आवश्यक है। ठीक है, जैसे कि समाज में वृद्ध या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी होती हैं और ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए डॉर्किन बीमा योजना प्रस्तुत करते हैं, जिसमें इस प्रकार की बदकिस्मती से निपटने के लिए कुछ मुआवजा दिया जाता है। मसलन उन्हें 100 के स्थान पर 125 क्लेम सेल्स दिए जा सकते हैं। हालांकि डॉर्किन के इन विचारों कि यह कहकर भी आलोचना की जाती है कि हर तरह के प्राकृतिक नुकसान के लिए मुआवजा नहीं दिया जा सकता, परंतु फिर भी डॉर्किन अपनी वितरण योजना को सक्षमता असंवेदी के साथ साथ महत्वाकांक्षा संवेदी भी बनाने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि क्या है महत्वाकांक्षा संवेदी योजना, यानी कि लोग अपनी अपनी आकांक्षाओं और इच्छाओं के अनुसार संसाधनों की बोली लगाएंगे। और बीमा योजना क्या है, जो भी व्यक्ति शारीरिक रूप से अपंग है या कुछ कारणों से पिछड़े हैं, उनको कुछ अधिक सुविधा यानी अधिक क्लेम सेल्स दिए जाएंगे, जैसा कि उदाहरण के माध्यम से बताया गया। ठीक है, इनकी कुछ मुख्य पुस्तकें जो एग्ज़ाम्स में आती हैं वो है टेकिंग राइट सीरियसली, जो कि 1977 में पब्लिश होती है, और लॉज एम्परर, जो कि 1986 में पब्लिश होती है, और सोवरन वर्चू, जो कि 2000 में पब्लिश होती है। संसाधनों की समानता में विश्वास रखने वालों में जॉन रॉल्स का भी नाम आता है। जॉन रॉल्स को भी एक महत्वपूर्ण समतावादी विचारक माना जाता है। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय के 2 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं।
उनके पहले सिद्धांत को समान स्वतंत्रता का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें उन्होंने तर्क दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को सबसे विस्तृत स्वतंत्रता का ऐसा समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए जो कि दूसरों की वैसी ही स्वतंत्रता के साथ निभ सके। उनके दूसरे सिद्धांत के अनुसार सामाजिक और आर्थिक विषमताएं इस ढंग से व्यवस्थित की जानी चाहिए कि इससे हीनतम स्थिति वाले लोगों को अधिकतम लाभ हो, जिसे भेदमूलक सिद्धांत कहा जाता है। और दूसरा क्या बोलते हैं, ये विषमताएं उन पदों और स्थितियों के साथ जुड़ी हों जो अवसर की उचित समानता की शर्तों पर सबके लिए सुलभ हो, जिसे अवसर की उचित समानता का सिद्धांत कहा गया है। रॉल्स ने अपने सिद्धांत को एक विशेष पूर्वता क्रम में रखा है, यानी कि उन्हें एक प्रायोरिटी दी है, किस सिद्धांत को किस सिद्धांत के ऊपर प्रायोरिटी दी है, अर्थात पहले सिद्धांत को दूसरे सिद्धांत की अपेक्षा प्राथमिकता दी गई है। दूसरे सिद्धांत में ख को क पर प्राथमिकता दी गई है। वस्तुतः यहाँ जैसे कि ख जो है ये, इसको क पर प्राथमिकता दी गई है, और वहीं जो पहला सिद्धांत है उसको दूसरे सिद्धांत के ऊपर प्राथमिकता दी गई है। वस्तुतः यहाँ रॉल्स ने दूसरों लोगों की स्वतंत्रता के लिए किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती नहीं की है, यानी कि वो किसी एक व्यक्ति को स्वतंत्रता देने के लिए दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती नहीं करते हैं, परंतु इसके साथ ही उन्होंने इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि समानता के सिद्धांत में किसी भी तरह का हस्तक्षेप तभी किया जाएगा जब इससे हीनतम स्थिति के लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा हो। वस्तुतः यहाँ रॉल्स का समतावाद स्वतंत्रता और समानता में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। अब हम लोग अपनी चर्चा करेंगे सामर्थ्य की समानता पर, यानी इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटीज़, और इससे मुख्य रूप से कौन जुड़े हुए हैं, अमर्त्य सेन। इसके अलावा मार्था नुसबॉम भी इस अवधारणा से जुड़ी हुई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नाम किनका है इसमें, अमर्त्य सेन का। क्वेश्चंस आते हैं, सामर्थ्य की समानता से कौन जुड़ा हुआ है, अमर्त्य सेन। समतावाद की एक अन्य अवधारणा सामर्थ्य या कैपेबिलिटी समतावाद की है। इसे अमर्त्य सेन ने प्रस्तुत किया है। इसके अनुसार लोगों की कैपेबिलिटी यानी क्षमता को बराबर करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कैपेबिलिटी एक निश्चित तरह के कार्य को करने की क्षमता है, जैसे कि साक्षरता एक कैपेबिलिटी है और पढ़ना एक कार्य है। एक संसाधन समतावादी इस बात पर जोर दे सकता है कि जिस क्षेत्र में साक्षरता की कमी है वहाँ लोगों को किताब और शैक्षिक सेवा दी जाए, और दूसरी ओर जो सामर्थ्य समतावादी हैं वो इस बात पर जोर देंगे कि बाहरी संसाधन उपलब्ध करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लोगों में पढ़ने और लिखने की कैपेबिलिटी या सामर्थ्य अर्थात आंतरिक क्षमता को बढ़ावा दिया जाए। यानी कि जो आपके अमर्त्य सेन है ये बोलते हैं कि लोगों को सिर्फ संसाधन ना दिए जाए बल्कि उनके क्षमता का विकास किया जाए। अमर्त्य सेन जो है वो ये मानते हैं कि लोगों को वह कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए जिसे करने में वो सक्षम है, जिसे करने की वो योग्य हैं। नेक्स्ट है आपका जटिल समानता यानी कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी। इससे कौन जुड़े हुए हैं, माइकल बॉल्चर। ये भी जुड़ा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी के ऊपर किसने बात की है, तो माइकल बॉल्चर ने। किस पुस्तक में बात की है, स्फीयर्स ऑफ जस्टिस में, जो कि 1983 में पब्लिश होती है। वॉल्जर का यह मानना है कि समानता को कल्याण, संसाधन या कैपेबिलिटी जैसी किसी एक विशेषता पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उनके अनुसार किसी भी वितरण का न्यायपूर्ण या अन्यायपूर्ण होना इस बात पर निर्भर करता है कि उन वस्तुओं के सामाजिक अर्थ से वह किस प्रकार से जुड़ा हुआ है जिनका वितरण किया जा रहा है। इसके साथ ही वह यह भी कहते हैं कि सामाजिक जीवन के सभी दायरों में वितरण का एक जैसा मानक नहीं होना चाहिए।
उदाहरण के लिए बाजार और राजनीतिक सत्ता के दायरे अलग अलग हैं, इसलिए वे दलील देते हैं कि एक दायरे के भीतर वस्तुओं का वितरण उसका आंतरिक मसला है और इसे दूसरे दायरे को प्रभावित नहीं करना चाहिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे स्वतंत्रता और समानता में किस प्रकार का संबंध है। इस संबंध में विचारकों को दो भागों में बांटा गया है। पहला, वे विचारक जो इसको एक दूसरे के पूरक मानते हैं, जो स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं, यानी कि स्वतंत्रता के लिए समानता आवश्यक है और समानता के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। वहीं दूसरे विचारक वो हैं जो स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के विरोधी मानते हैं, जिनका यह मानना है कि अगर स्वतंत्रता है तो समानता में कमी आएगी और अगर समानता है तो स्वतंत्रता में कमी आएगी। तो जो विचारक ये मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, उनमें कौन कौन शामिल हैं? लॉर्ड एक्टन, डी टॉकविले, पैरेटो, मोस्का, माइकल्स, इजाया बर्लिन और हेयक। लॉर्ड एक्टन क्या कहते हैं? लॉर्ड एक्टन के अनुसार समानता के उत्साह ने स्वतंत्रता की आशा को निरर्थक कर दिया है। एक फेमस कोट है इनका, फेमस डेफिनेशन है इनका, तो इसको आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। समानता के उत्साह ने स्वतंत्रता की आशा को निरर्थक कर दिया है, किसका कथन है? लॉर्ड एक्टन का। दूसरे हैं आपके टॉकविले, ये दोनों इससे मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं, जो ये मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। टॉकविले क्या कहते हैं कि लोकतंत्र का विस्तार समानता को जितना अधिक बढ़ाता है वह स्वतंत्रता के लिए उतना ही खतरा उत्पन्न करता है। लोकतंत्र समानता का तो विस्तार करता है, लेकिन इससे क्या होगा? स्वतंत्रता के लिए खतरा उत्पन्न होता है, ऐसा टॉकविले का मानना है। क्योंकि समानता को बढ़ाने के लिए हमें कुछ लोगों के अधिकारों, स्वतंत्रता में थोड़ी बहुत कमी करनी पड़ती है, जिसके कारण स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। तो टॉकविले ये मानते हैं कि अगर हम समानता को अधिक बढ़ा रहे हैं तो स्वतंत्रता में कमी आएगी। हेयक क्या कहते हैं कि अगर एक केक ऑफ फ्रीडम है, फ्रीडम का एक केक है और उसे हमें बांटना है लोगों में, तो क्या हम उसे बराबर बांटेंगे? हेयक का ये मानना है कि इसे बराबर नहीं बांटा जाएगा, बल्कि हर व्यक्ति को इस आधार पर इसमें से हिस्सा मिलेगा कि वह सामाजिक प्रगति में कितना योगदान करता है। ये जो केक का हिस्सा है, ये केक है, इसमें से हिस्सा हर एक व्यक्ति को उसके सामाजिक योगदान के आधार पर मिलेगा। वो सामाजिक प्रगति में कितना योगदान कर रहा है, उस आधार पर उसे उसका योगदान, उसका केक का वो पार्ट मिलेगा। हेयक ने अपनी पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी के अंतर्गत समानता और स्वतंत्रता को विरोधी विचार माना है। किन विचारकों का जो ये मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, इन विचारकों का मानना है कि यदि सभी व्यक्तियों को समान स्वतंत्रता प्रदान की जाए तो आगे जाकर परिणाम असमान होंगे। अगर हमने सभी को समान स्वतंत्रता प्रदान कर दी तो आगे जाके असमानता होगी, और अगर हमने सभी को समान बनाने की कोशिश की तो स्वतंत्रता का हनन होगा। यानी कि स्वतंत्रता और समानता एक साथ नहीं रह सकती हैं, ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इनका मानना है कि इस असमानता प्राकृतिक है। नेक्स्ट है वे विचारक जो स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के पूरक मानते हैं, और इनमें कौन कौन शामिल है? लास्की, रूसो, टॉनी, जी.डी. रिची, फ्राइडमैन, हॉबहाउस, मैकफर्सन, जॉन रॉल्स, हर्बर्ट डीन और हन्ना अरेंड। इस मत के समर्थकों का मानना है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक समानता का कोई मूल्य नहीं है, राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। अगर लोगों के पास आर्थिक समानता नहीं है तो राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। लास्की के अनुसार जहाँ कुछ लोग गरीब हैं और कुछ लोग अमीर हैं, वहाँ सदा दास और स्वामी का संबंध होता है। हॉब्स कहते हैं कि एक भूख से मरते हुए व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का क्या महत्व है?
वह स्वतंत्रता को ना तो खा सकता है और ना ही पी सकता है। यानी कि एक भूखा व्यक्ति है तो उसके लिए स्वतंत्रता को कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि ना तो वह उसे खा सकता है और ना ही उसे पी सकता है। पोलार्ड के अनुसार स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र समाधान समानता में निहित है। रूसो के अनुसार समानता के बिना स्वतंत्रता जीवित नहीं रह सकती है। और हर्बर्ट डीन क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता में समानता निहित है। स्वतंत्रता और समानता में परस्पर कोई द्वंद्व नहीं है, उनमें कोई विरोध नहीं है, बल्कि वो, और ना ही वो एक दूसरे से अलग हैं, बल्कि वे एक ही आदर्श के दो तथ्य हैं। ठीक है, तो ये थे स्वतंत्रता और समानता से जुड़े हुए, स्वतंत्रता और समानता को जो लोग एक दूसरे का पूरक मान रहे हैं उन विचारकों के कुछ फेमस कोट्स, फेमस परिभाषाएं, फिर फेमस कथन जो कि एग्ज़ाम्स में आते हैं, और उन्हें मैंने संकलन इसमें किया है उनका। तो हमने चर्चा की अभी कि स्वतंत्रता और समानता के बीच में किस प्रकार का संबंध है। इसके अलावा हमने अभी चर्चा की कि सामर्थ्य की स्वतंत्रता से कौन जुड़े हुए हैं, संसाधनों की समानता से कौन जुड़े हुए हैं, और कल्याण की समानता से कौन से विचारक जुड़े हुए हैं, उनके क्या इस पर विचार हैं, इन सब पर हमने अभी चर्चा की। तो आई होप आप लोगों का समानता का यह टॉपिक हेल्पफुल रहा होगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोगों का कोई भी फीडबैक या सजेशन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।